स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे और उनको स्कॉलरली पर्सपेक्टिव से एक बार देख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिर्फ जो है पोलिंग वाला रोल नहीं है सिर्फ इंडिया में, बट पोलिंग के साथ साथ उसका काम प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स भी है। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना, सिंबल्स को एलोकेट करना भी है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इन्फोर्स करना और उसको मॉनिटर और इम्प्लीमेंट करना ऑपोजिशन पे, वो भी उसका काम है। एक्सपेंडिचर और फाइनेंसेस जो कैंपेन को लेकर होते हैं, उसको भी मॉनिटर करने का काम है। इलेक्शंस को शेड्यूल कराना फ्री एंड फेयर तरीके से, जैसे आज की डेट में इलेक्शन कमीशन करती है ज्ञानादेश के थ्रू, वो बेसिकली इंश्योर करना भी इनका काम है। योगेंद्र यादव इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सक्सेस स्टोरी है, जिसमें हम देखते हैं कि देर इज अ स्टोरी ऑफ एपिसोडिक एंड कंसिस्टेंट क्रेडिबल इलेक्शंस। वो कहते हैं कि इवन व्हेन गवर्नेंस इज फ्लॉड, रिप्रेजेंटेशन इश्यूज हैं, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि जो वोटर्स हैं इंडिया के, उनका बिलीफ ये है कि प्रोसेस ऑफ वोटिंग जो है इंडिया में वो फेयर है। वो कहते हैं ये इसलिए हुआ है क्योंकि ईसीआई जो है वो इस पूरे प्रोसेस में क्रूशल है। वो अथॉरिटी जताती है अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर टू ट्रांसफर ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंश्योर करती है इलेक्शंस को लेके, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करती है, और जो मैसिव इलेक्शन सेरेमनी होती है उसको ओवरसी भी करती है। तो यादव का कहना है कि इंडिया के इलेक्शंस जो हैं, दे आर द लार्जेस्ट मैनेज इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। और यादव ये भी कहते हैं कि ये प्रोसीजरली बड़े रॉबस्ट हैं। इस पॉइंट को, प्रोसीजरली रॉबस्ट होने का, इलेक्शंस को जोया हसन भी और क्रिस्टोफर जेफरलेट दोनों मानते हैं। तो इलेक्शन के प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई कमी कहीं पर भी जो है वो देखी नहीं गई है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बोला जाए तो। देखो, योगेंद्र यादव इस चीज को बहुत क्लियर कट इलेबोरेट करते हुए कहते हैं कि इंडिया में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक एक्सेप्शनलिज्म है। क्या होता है डेमोक्रेटिक एक्सेप्शनलिज्म का मतलब? कि भाई
वीक डेमोक्रेसी होती है इन बिटवीन द इलेक्शंस, इन बिटवीन इलेक्शंस। पर इलेक्शंस जब होते हैं वो बाय डिफॉल्ट बड़े स्ट्रांग और इंक्लूसिव होते हैं। वीक डेमोक्रेसी इन बिटवीन द इलेक्शंस का मतलब है कि सरकार बन जाती है, उसके बाद डेमोक्रेसी जो है वो किसी तरीके से मैनिफेस्ट होती हुई नहीं दिखती। पर डेमोक्रेसी में इलेक्शन हो जाने के बाद इलेक्शंस का प्रोसेस जब होता है तो वो बड़ा स्ट्रांग और इंक्लूसिव होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो न्यूट्रलिटी है, निष्पक्षता है, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, इन जैसे प्रसिद्ध अधिकारियों के तहत, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो है इलेक्शन कमीशन की, वो वोटिंग को बहुत मीनिंगफुल बनाती है। वो वोटिंग को मीनिंगफुल बनाती है। इसी डेमोक्रेटिक एक्सेप्शनलिज्म की थ्योरी को इलेबोरेट करते हुए क्रिस्टोफे जेफरलेट भी कहते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली इलेक्शंस को नॉर्मलाइज भी करती है, रिचुअलाइज भी करती है, जिसके तहत एक हेल्दी पॉलिटिकल कंपटीशन इंडिया में देखा जाता है, जो कि एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के लिए बहुत ही नोटेबल है। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के लिए बहुत नोटेबल है। और यहीं पर जोया हसन का मानना है कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इन्फोर्स करता है, उससे कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस्टेब्लिश होती हुई दिखती है पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। पर जोया हसन का मानना है कि इसके बावजूद भी आज की डेट में कुछ कंसर्न्स जरूर हैं, जैसे कि परसेप्शन ऑफ पार्शियलिटी, कि क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, पार्शियल है। चैलेंजेस उठ रहे हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मनी पावर का यूज है वो बहुत ही सटल तरीके से होता है, जिस पे इलेक्शन कमीशन जो है कहीं ना कहीं नजर नहीं रख पाता। बट इन एनी सिनेरियो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इनडिस्पेंसेबल रोल प्ले किया है इलेक्शंस को फेयरली करवाने में। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस नजरिए से स्कॉलर्स ओवरऑल इलेक्शन के प्रोसेस को पहली बात तो इंडिया में यहाँ पर देखते हैं। अब आते हैं हम लोग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के ऊपर, जो आर्टिकल 148 टू 151 के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कंस्ट्रक्टेड है। एक ऐसी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो ऑडिट करती है अकाउंट्स को, यूनियन के, स्टेट्स के, गवर्नमेंट ओन्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज के। और रिपोर्ट्स करती है अपनी पूरी की पूरी फाइंडिंग्स को लेजिस्लेचर्स को। इम्पार्शियल और प्रोफेशनली ग्राउंडेड असेसमेंट्स देती है। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर, रेगुलरिटी को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर। इसकी वजह से कैग जो है वो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को इनहांस करती है।
और अपने फाइनेंशियल इवैल्यूएशंस के थ्रू इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ऊपर फोकस करती है। तो ये ओवरऑल कैग का जो है, पहली बात तो एक बेसिक आइडिया है यहाँ पर। लेकिन अब अगर हम इसको कुछ स्कॉलरली असेसमेंट के नजरिए से देखें तो बीपी माथुर वो कहते हैं कि कैग जो है वो परफॉर्मेंस ऑडिट्स करते करते बेसिकली क्या है कि उसको कुछ ना कुछ चेंज लाने की आवश्यकता है। कैग को, बीपी माथुर का मानना ये है कि आज वो करता है बेसिकली फॉल्ट फाइंडिंग आफ्टर द इवेंट, कि भाई खर्चा हो गया, खर्चा होने के बाद कहीं पर गलती हुई तो कुछ गलती को वो उजागर करेगा। तो यहां पर वो कहते हैं कि कैग को कहीं ना कहीं आने वाले समय में फोकस करना चाहिए सिस्टम इंप्रूविंग एनालिसिस को लेकर। बीपी माथुर जो है वो एक फॉर्मर सीनियर लेवल के ऑफिसर थे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने ये चीज बोली कि सिस्टम इंप्रूविंग एनालिसिस के लिए कहीं ना कहीं कैग को कुछ फ्रेमवर्क्स अपने पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे जो उसने इवेलुएशंस और ऑडिट्स किए हैं, उन ऑडिट्स के बेसिस पे वो फ्रेमवर्क्स बना के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को शेयर कर सकता है। और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज कैग के बनाए हुए इन फ्रेमवर्क्स पे बेस्ड ऑन इट्स ओन पास्ट ऑडिट्स, वो आज की डेट में सिस्टम इंप्रूविंग गाइडलाइंस के तहत उनको अडॉप्ट करके ये इंश्योर कर सकती हैं कि लॉन्ग रन में फॉल्ट फाइंडिंग्स, जो कैग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो मिनिमाइज हो। तो अगर इस नजरिए से कैग को देखा जाए तो यहाँ पर इस चीज को वो आर्ग्यू कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक फाइनेंस के इकोनॉमिस्ट हैं जो हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, एम गोविंद राव। एम गोविंद राव का मानना ये है कि आज की डेट में कैग जैसा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं कंट्री में इंश्योर करता है एक फिजिकल डिसिप्लिन और क्रेडिबिलिटी। और ये फिजिकल डिसिप्लिन और क्रेडिबिलिटी जब वो पूरे के पूरे इंडिया के फेडरल सिस्टम में लाता है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक फिजिकल प्रूडेंस देखने को मिलती है पूरी ओवरऑल पब्लिक फाइनेंस के सिस्टम में। ओवरऑल पब्लिक फाइनेंस के सिस्टम में पूरी की पूरी एक फिजिकल प्रूडेंस देखने को मिलती है। फॉर्मर कैग जो थे विनोद राय, उनका मानना ये है कि भाई आज की डेट में एक असर्टिव ऑडिट बहुत नेसेसरी है क्रोनी कैपिटलिज्म को लेके चेक करने के लिए, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव तरीके से एलोकेट किए जाएं। तो ये चीज उन्होंने बोलने की कोशिश करी। लेकिन यहीं पर प्रताप बानू मेहता का तरफ से एक ऑब्जर्वेशन ये आया कि कैग जब बेसिकली हेडलाइन ग्रैबिंग एस्टिमेट्स देता है प्रिजम्पटिव लॉसेस को लेकर, तो वो इस केस में अपनी अथॉरिटी को ओवरस्टेप करता है, क्योंकि वो चला जाता है पॉलिसी इवैल्यूएशन में जो उसका डोमेन नहीं है, क्योंकि उसका डोमेन जो है वो सिर्फ एक लीगल तरीके से ऑडिट करने का है। तो प्रताप बानू मेहता ने बहुत इंपॉर्टेंटली क्रिटिसाइज किया विनोद राय के उस ऑब्जर्वेशन को, प्रिजम्पटिव लॉस थ्योरीज जो उस समय विनोद राय ने बना बना कर निकाली थी 2014 से पहले, कि ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया। और हर जगह पर एक प्रिजम्पटिव लॉस थ्योरी पेश की थी कि 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। सी दीज आर ऑल प्रिजम्पटिव लॉसेस, ये हुए नहीं है, दीज आर नोशनल इन नेचर। तो प्रताप बानू मेहता ने कहा कि बॉस व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रिजम्पटिव लॉसेस, तो ये एक डोमेन में ओवरस्टेप करता है विच इज कॉल्ड पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो पॉलिसी इवैल्यूएशन में जाना आज की डेट में कैग का रोल नहीं है, उसका रोल है केवल और केवल लीगल ऑडिट करना।
तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब आते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत। ये इंक्वायर करती है ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर, शिव मोटू इन्वेस्टिगेशंस कर सकती है, कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस को विजिट कर सकती है, और रेमेडियल मेजर्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा कर सकती है। इसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी है, जिसका काम बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करना है, सेफगार्ड्स को मॉनिटर करना है, और वो भी खास करके शेड्यूल कास्ट को लेकर, उनके स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि इट हैज अ पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर क्लॉज 8। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, वो आर्टिकल 338 बी के तहत कॉन्स्टिट्यूटेड है। वो एडवाइस करती है इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटीज को लेकर, वो कम्युनिटीज जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और बैकवर्ड स्टेटस का जो डिमांड होता है, उस स्टेटस को वो ऑब्जर्व करती है थ्रू एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है, वो मॉनिटर करती है, सेफगार्ड करती है माइनॉरिटीज की कंप्लेंट्स को, रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं कंट्री में, और गवर्नमेंट को एडवाइस करती है पॉलिसीज को लेकर। पहली बात तो ब्रीफली ये तो ब्रॉड एक आउटलुक हो गया इन इंस्टीट्यूशंस को लेकर। अब इन इंस्टीट्यूशंस को जो है हम स्कॉलर्स के नज़रिए से अगर ऑब्जर्व करें, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में उपेंद्र बख्शी जो हैं, प्रसिद्ध एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उनका मानना ये है कि भाई एनएचआरसी जो है इंडिया की, वो एक पार्ट है ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो वो कहते हैं कि इसका काम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट करती है अब्यूजेस को, इनकाउंटर्स को, कस्टोडियल डेथ्स को। पर ये बेसिकली क्या है कि इन्फोर्स नहीं कर पाती अपने रिकमेंडेशंस को। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक कमी उन्होंने आइडेंटिफाई करके बताई। एजी नूरानी का मानना ये है कि जब हम बात करते हैं एनएचआरसी को लेकर, तो वो एक ऐसी बॉडी है, वो कहते हैं कि जिसके पास लिमिटेड पावर्स हैं, जो गवर्नमेंट के ऊपर एक डिपेंडेंस रखती है। इसीलिए वो कहते हैं कि पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में हमने देखा है कि एनएचआरसी एकदम जो है वो हेल्पलेस बन जाती है। तो मियरली इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, और एक पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ वायलेशंस बनाने से कुछ नहीं होगा, ये चीज कहने की कोशिश की गई है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर मार्क गैलेंटर एक स्कॉलर हैं। उनका मानना ये है खास करके कि जब हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को, तो उसके साथ समस्या ये है कि वो फॉर्मल सेफगार्ड्स के बारे में बात जरूर करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज भी करती है, पर कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना।
तो मियर एक प्रेशर बॉडी के बियॉन्ड ये बॉडी काम नहीं कर पाती। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने बताने की कोशिश करी। फिर जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिस्टोफे जैफरलट हैं, सतीश देश पांडे हैं। ये कहते हैं कि भाई आज की डेट में जो एफर्मेटिव एक्शन है, एफर्मेटिव पॉलिसीज जो हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि कॉम्पिटिटिव क्लेम्स आ गए हैं बैकवर्ड स्टेटस को लेकर। और वो कहते हैं कि ये क्लेम्स ज्यादातर आज की डेट में रिलेटिवली डोमिनेंट कास्ट्स की तरफ से देखे जा रहे हैं। तो एनसीबीसी उनका मानना है कि आज की डेट में इज कॉट इन द मिडल। उन्होंने एक सिंड्रोम बोला, कॉट इन द मिडल सिंड्रोम। कॉट इन द मिडल सिंड्रोम का मतलब होता है कि भाई एक जगह पर उसको इम्पिरिकल इंडिकेटर्स पे रिलाई करना है। वो एम्पिरिकल इंडिकेटर्स जो खास करके क्लियर कट क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कैसे कास्ट का इंक्लूजन होगा। और दूसरी जगह पर होता है एक पॉलिटिकल प्रेशर जो बात करता है सोशल जस्टिस और लेजिटिमेसी को लेकर। तो कॉट इन द मिडल सिंड्रोम से वो अफेक्टेड है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो गुरप्रीत महाजन एक स्कॉलर है यहाँ पर। तो गुरप्रीत महाजन जो है वो ये कहते हैं कि भाई आज नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को ये देखना है कि कैसे माइनॉरिटीज इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन भी फेस कर रहे हैं और साथ में इनसिक्योरिटी भी फेस कर रहे हैं। तो क्या ये इंस्टीट्यूशन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन इंश्योर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? वो इसलिए है क्योंकि देखो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इनका मानना ये है कि उसके पास वीक इन्फोर्समेंट पावर्स है। वो एक केवल फोरम ऑफ रिप्रेजेंटेशन बन के बैठा हुआ है। तो क्योंकि वो मात्र एक फोरम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसके बियॉन्ड उसको कैसे लेकर जाएं। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर हम बात करें तो वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1990 के एक्ट से इस्टेब्लिश हुई, वुमेन राइट्स को लेकर इस्टेब्लिश हुई, जो आज की डेट में हाईलाइट करती है सिस्टेमिक लेवल पर जेंडर बायसेस को लेकर। एडवाइजरी और रिकमेंडेटरी रोल है उसका भी। लेकिन अगेन, एज अदर बॉडीज ये भी एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। और टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ये भी एक प्रॉब्लमेटिक इंस्टीट्यूशन ही है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आज की डेट में एक स्टेट फेमिनिज्म के लेंस से चीजों को ऑब्जर्व करती है, क्योंकि उसको पावर दी गई है जेंडर इश्यूज के बारे में चर्चा करने के लिए। स्टेट फेमिनिज्म का मतलब हुआ कि भाई यू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन इन द नेम ऑफ वुमन। अब यहाँ पर क्या है कि निवेदिता मेनन जो है, उनका मानना ये है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने क्या किया है कि स्पेसेस ओपन किए हैं जेंडर इश्यूज को लेकर। पर कहीं ना कहीं उनका मानना ये है कि अभी भी वो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल लाइन को ही टो करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक इफेक्टिव बॉडी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर फ्लेविया एग्निस एक स्कॉलर है, वो भी इसी बात को उजागर करती हैं कि आज की डेट में चेयरपर्सन और मेंबर्स इस बॉडी के कौन बनेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक वुमन सेंट्रिक रोल और वुमन डिसाइड नहीं करेंगी बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करेंगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक इनकम्प्लीट apparatus है। क्योंकि वुमन के इश्यूज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के तहत अगर उजागर होकर आएंगे तो फिर हम नेशनल कमीशन फॉर वुमन को कैसे इस नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर जो है खास करके इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप जो है वुमन का,
और वुमेन राइट्स का उसको बेसिकली स्ट्रेंथन कर पाएगी। तो वो कहते हैं इस रीजन से एक गैप रह जाता है नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन में और एक स्टैट्यूटरी डिजाइन में। तो ये जो गैप रह जाता है, इस गैप को एड्रेस करने के लिए अभी तक जो है किसी प्रकार की कोई चीज यहाँ पर हो नहीं पाई है। ये चीज उन्होंने उजागर करने की कोशिश करी। सो दीज आर व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है जी।